हेलो हेलो। हेलो। है मोबाइल वोबाइल चल रहा है किसी का क्या जी? क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आई कार्ड चेक किया कीजिए आप लोग, ठीक है? जो भी संस्थान के लोग हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? देखिए आई कार्ड चेक हुआ है, कितना बढ़िया सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? आप लोग को लगता है क्या कि हम ज्यादा एडमिशन ले लिए? ऐसी कोई बात नहीं है। क्लास का कैपेसिटी क्या है उसी अनुसार हम एडमिशन लिए हैं। अब जो है आई कार्ड चेक नहीं होता, सब आ जाता है, तो अब उसमें क्या किया जा सकता है? ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। कल कुछ चीजों के विषय में हम आपको बताए थे, ठीक है? तो उसको, हाँ सिलेबस, हाँ सिलेबस, चलिए ठीक है। सिलेबस देखिए, किसी भी विषय के विषय में जब हम जानना प्रारंभ करते हैं तो उस विषय को जानने के साथ साथ सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य होना चाहिए वह उस विषय के सिलेबस को जानना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। तो भारत का भूगोल पढ़ाना प्रारंभ किए हैं। भारत के भूगोल में मोटे तौर पर आपको 14 से 15 चैप्टर है। भारत के भूगोल में मोटे तौर पर 14 से 15 चैप्टर है। और अगर हम समझने के दृष्टिकोण से कहे तो समझने के दृष्टिकोण से मात्र 2-3 चैप्टर है जिसको थोड़ा समझना होता है। जैसे कि समझने वाला जो इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर है, भारत की जलवायु समझने वाला टॉपिक है। नदी समझने वाला टॉपिक है, नदी, उपनदी, सहायक नदी। अब नदी कहां से निकलती है, कहां गिरती है, इसमें तो कुछ नहीं समझना है, ठीक है? सहायक नदी, फिर उपनदी, ये सब थोड़ा बहुत समझना होता है। फिर जनसंख्या में कुछ टर्म है समझने के लायक जो हमें समझना होता है। तो अब जो है भारत का भूगोल हम लोग पढ़ना प्रारंभ किए हैं। इसमें टोटल 14-15 टॉपिक जो होते हैं उसमें पहला टॉपिक होता है भारत के विषय में सामान्य सी बातें जाननी है। भारत किस गोलार्ध में है, किस देशांतर में है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में क्या स्थान है, भारत की जनसंख्या क्या है, जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में क्या स्थान है, भारत उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, पूरब से पश्चिम में कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है, भारत की जलीय सीमा की लंबाई क्या है, भारत के संपूर्ण सीमा की लंबाई क्या है, सेवन सिस्टर के अंतर्गत कौन आता है, कौन नहीं आता है, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, कौन कौन से स्टेट के जिले आते हैं, कौन से स्टेट के जिले नहीं आते हैं, कितने राज्य समुद्र तट से सटा हुआ है, किस समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है, यही सब चीज इस चैप्टर में हमें देखना होता है। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, भारत के भूगोल के अंतर्गत जो हम लोगों का सिलेबस है, सिलेबस के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर है भारत एक परिचय। इस चैप्टर में भारत के विषय में जानना होता है। फिर जो दूसरा चैप्टर होता है भारत की भूगर्भिक संरचना। जब आप भारत की भूगर्भिक संरचना को पढ़ेंगे तो भारत की भूगर्भिक संरचना को पढ़ते हुए भारत में पाए जाने वाले चट्टानों के विषय में आपको जानकारी प्राप्त होगा कि भारत में कौन कौन से प्रकार की चट्टान पाई जाती है, कौन चट्टान भारत के किस भूभाग में पाई जाती है। तो चट्टानों के विषय में भारत अंगारा लैंड का भाग है या गोंडवाना लैंड का भाग है, इन सभी चीजों को हमें देखना होता है। तो दूसरा चैप्टर होता है भारत की भूगर्भिक संरचना।
तो आप लिखते भी जाइए। अभी तक तो हम आपको कुछ भी नहीं ना लिखाए हैं, कुछ नहीं लिखाए हैं। आप हेडिंग मार लीजिए भारत का भूगोल और नीचे में सिलेबस, भारत का भूगोल, नीचे में सिलेबस। ऑनलाइन वाले लोग लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखना प्रारंभ कीजिए। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, सिलेबस। सिलेबस में पहला चैप्टर, सिलेबस में पहला चैप्टर लिखिएगा भारत एक परिचय। पहला चैप्टर भारत एक परिचय, भारत एक परिचय। फिर दूसरा चैप्टर भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना। वीडियो रुक नहीं ना रहा है जी? हे अंकित, नहीं ना, वीडियो सही चल रहा है, ठीक है। जिनका रुक रहा है उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, यहां से ठीक है। चलिए, भारत की भूगर्भिक संरचना। अब इसके बाद जो तीसरा चैप्टर होता है वह होता है भारत के पर्वत, पठार और मैदान। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो भारत है, जैसे आप इस बात को समझिए कि भारत, भारत में क्या हर जगह मैदान ही है, हर जगह पठार ही है, हर जगह पर्वत ही है? नहीं, भारत में कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। तो पूरे भारत के भीतर जो पर्वत है, जो पठार है, जो मैदान है, उसे हम लोगों को देखना है। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, भारत के पर्वत, पठार, मैदान जो तीसरा चैप्टर है, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसी में आपको भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के विषय में आपको पढ़ना होगा। भारत के दक्षिणी भाग में, प्रद्वीपीय भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में या प्रद्वीपीय भाग में पठार है, प्रद्वीपीय पठार जिसे हम लोग कहते हैं, प्रद्वीपीय पठार को देखना है। फिर हिमालय पर्वत और प्रद्वीपीय पठार के बीच में मैदान है, इसे उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। तो पर्वत, पठार, मैदान के विषय में देखना है। पर्वत के अंतर्गत हिमालय पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत के बाद जो है आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी हो गया, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी हो गया। ये तमाम प्रकार के पर्वतों के विषय में हमें देखना है। इसके बाद भारत में जो पठार है, प्रद्वीपीय पठार है, प्रद्वीपीय पठार के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार आता है, कर्नाटका का पठार आता है, आंध्रा का पठार आता है। ये तमाम पठार आते हैं, इन पठारों के विषय में जानना है। फिर जो है आपको उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्रा का मैदान है, सिंधु का मैदान है। इन सभी के विषय में हम लोगों को जानना है। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, समझ गए? तो तीसरा चैप्टर आपका होगा भारत के पर्वत, पठार और मैदान। भारत के पर्वत, पठार और मैदान। नहीं, यहां पर तो हम देख रहे हैं नहीं रुक रहा है वीडियो, वीडियो रुक रहा है जी। यहां पर तो ठीक दिखाई दे रहा है, हमको तो ठीक दिखाई दे रहा है ना, आप लोग गलत बोल रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, भारत के पर्वत, पठार, मैदान। इसके बाद जो चौथा टॉपिक है, चौथा टॉपिक क्या है? भारत के अपवाह तंत्र। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारत के जो अपवाह तंत्र होते हैं, भारत के अपवाह तंत्र में मुख्य तौर पर भारत में जो नदियां हैं, भारत के भीतर जो गंगा नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, यमुना बहती है, रामगंगा बहती है, घाघरा बहती है, गंडक बहती है, गोदावरी बहती है, कृष्णा, कावेरी, ये तमाम प्रकार की नदियां जो भारत में बहती है, ये तमाम प्रकार की नदियां जो भारत में बहती है। तो भारत में जो तमाम प्रकार की नदियां बहती है, उन नदियों के विषय में, फिर सहायक नदी के विषय में, फिर नदियों से ही रिलेटेड झील होता है, नदियों से ही रिलेटेड जलप्रपात होता है, और नदियों के ऊपर ही बांध और परियोजना का निर्माण किया जाता है। तो ये जो चौथा टॉपिक है और भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें ही नदी,
सहायक नदी, झील, जलप्रपात, बांध, परियोजना, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। यानी भारत के अपवाह तंत्र एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इतना सदाबहार टॉपिक है ये कि कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मतलब आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाइएगा, चैप्टर नंबर 4 से एक ना एक प्रश्न निश्चित तौर पर आपके परीक्षा में होगा ही होगा। जो तीसरा और चौथा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तीसरा और चौथा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास नहीं अब्सेंट होंगे, विशेष तौर पर तीसरा और चौथा टॉपिक जब चल रहा हो उसमें तो किसी भी सिचुएशन में आप अब्सेंट नहीं होंगे। पहला टॉपिक चल रहा है, भारत के विषय में सामान्य सी बातें जानना है, यहां पर आप अब्सेंट भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तीसरा और चौथा टॉपिक होगा उसमें आप अब्सेंट नहीं होइएगा, नहीं तो फिर ज्योग्राफी का, भारत के ज्योग्राफी का मतलब आपका खत्म हो जाएगा। तो चौथा टॉपिक भारत के अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र के बाद जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा वह होगा भारत की जलवायु। भारत की जलवायु और पूरे भारत के भूगोल में समझने वाला जो सबसे टॉपिक है वह आपको भारत की जलवायु है। तो अगला टॉपिक आप हेडिंग मारिएगा, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु के बाद जो अगला टॉपिक है भारत, देखिए मिट्टी, मिट्टी। अगर आप मिट्टी को देखेंगे तो भारत में कहीं जलोढ़ मिट्टी है, कहीं लाल पीली मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं लेटेराइट मिट्टी है, कहीं पर्वतीय मिट्टी है, कहीं मरुस्थलीय मिट्टी है, कहीं लवणीय मिट्टी है, कहीं पीट मृदा है। तो भारत में जो मिट्टी है, भारत के अलग अलग भूभाग में जो मिट्टी है, जैसे उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगा, महाराष्ट्र में काली मिट्टी मिल जाएगा, तमिलनाडु में लाल पीली मिट्टी मिल जाएगा, केरल में लेटेराइट मिट्टी मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख में पर्वतीय मृदा मिल जाएगा, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा मिल जाएगा, पंजाब हरियाणा में लवणीय मृदा मिल जाएगा। और जो तटीय राज्य है, समुद्र तटीय राज्य है, जो समुद्र तटीय राज्य है आपको बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी में पीट मृदा या जैव मृदा मिल जाएगा। तो भारत में जो तमाम प्रकार की मिट्टी है, किस मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, किस पोषक तत्व की अधिकता है, कौन मिट्टी का रंग क्या है, किस मिट्टी में किस फसल का उत्पादन होता है, इन चीजों को हमें देखना है। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, मिट्टी के कितने परत होते हैं, इन तमाम चीजों को अगले चैप्टर में हमें देखना है, जिस चैप्टर का नाम है भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी के बाद जो अगला टॉपिक होगा हम लोगों का, अब देखिए भारत, भारत में वन, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट समझ, जंगल, जंगल, जंगल समझते हैं ना। अब जंगल, जंगल भी भारत में पाया जाता है। अब भारत में जो जंगल पाया जाता है, हर स्थान पर एक जैसा जंगल नहीं पाया जाता है। कहीं पर पर्णपाती वन पाया जाता है, कहीं पर उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है, अर्ध सदाबहार वन पाया जाता है। तो भारत के कौन क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन, कौन क्षेत्र में सदाबहार वन, कौन क्षेत्र में पर्णपाती वन पाया जाता है, इन सभी के विषय में अगला चैप्टर में हम लोगों को देखना है। और वह चैप्टर होगा भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। अब भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बाद जो हम लोगों का अगला चैप्टर होगा वह होगा भारत की कृषि और पशुपालन। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें कोई शक नहीं है। आजादी से लेकर आज तक हम लोग कृषि प्रधान देश ही हैं, क्योंकि भारत की आधी से अधिक आबादी अभी भी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है, अभी भी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। आप परिवार में ही देख लीजिए, परिवार में अगर 5 लोग हैं तो एगो को जॉब है, बाद बाकी 4 को कृषि ही कर रहा है। तो भारत के 50% से अधिक लोग अभी भी कृषि पर ही निर्भर है। और भारत आज के डेट में गेहूं का, चावल का तथा अन्य खाद्यान्न पदार्थों का
इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन करता है कि भारत अपना तो भरण पोषण कर ही लेता है, भारत के खाद्यान्न फसलों का निर्यात भी होता है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के अंतर्गत भारत में कई प्रकार के फसलों के उत्पादन होते हैं। किस फसल के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थिति होनी चाहिए, यानी गेहूं के उत्पादन के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कितना तापमान होना चाहिए, कितना वर्षा होना चाहिए, धान के उत्पादन के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, क्या तापमान होना चाहिए, क्या वर्षा होनी चाहिए, इन्हीं सब तमाम चीजों को पढ़ना होता है। और भारत के कृषि के अंतर्गत ही आप हरित क्रांति को पढ़ेंगे। हरित क्रांति के साथ साथ जो है आप अन्य क्रांति जैसे श्वेत क्रांति हो गया, फिर जो है नीली क्रांति हो गया, अन्य क्रांति को भी आप यहां पर जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगला चैप्टर आप लोगों का हो जाएगा भारत की कृषि और पशुपालन। पशुपालन में जो लोग गाय भैंस बैल बकरी इन सभी चीजों का पालन करते हैं उसे देखना है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। भारत की कृषि और पशुपालन, भारत की कृषि और पशुपालन को देखने के बाद जो है जो अगला टॉपिक हम लोगों का होगा वह होगा आपको भारत की सिंचाई और नहरें। भारत की सिंचाई और नहरें, सिंचाई और नहरें। इसके बाद हम लोगों को भारत की परिवहन व्यवस्था, देखिए जो परिवहन व्यवस्था है, परिवहन मतलब यातायात मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम लोग ट्रेन का प्रयोग करते हैं, वायुयान का प्रयोग करते हैं, फिर जो है बस का प्रयोग करते हैं। तो ट्रेन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ट्रेन को संचालित करने के लिए रेल मंडल बनाए गए हैं। टोटल भारत को 18 रेल मंडल में विभाजित किया गया है। फिर वायुयान के परिचालन को लेकर जो है आपको हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है। देश के भीतर किन शहरों में कौन सा हवाई अड्डा है, जैसे आपसे पूछ दिया जाता है कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां है, तो कौन सा हवाई अड्डा कहां है नहीं है, इन चीजों को हमें देखना है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब से हुई है, नहीं हुई है। परिवहन का सबसे तेज मार्ग जो है आपको वायु मार्ग है, वायु परिवहन है। वायु परिवहन के माध्यम से आप यहां से दिल्ली 1 से 1.5 घंटा में जा सकते हैं। ट्रेन मार्ग के माध्यम से जो है 12 से 14 घंटा में जा सकते हैं। सड़क मार्ग के माध्यम से 15 से 16 घंटा में जा सकते हैं। तो परिवहन के अंतर्गत जो है जो रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, वायु मार्ग है, इन सभी चीजों के विषय में हमें पढ़ना होता है। तो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा भारत की परिवहन व्यवस्था। अंकुश उपाध्याय जी, आप पूछ क्या रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, सिलेबस लिखा रहे हैं, लिखिए। ठीक है, ये ऑनलाइन वाला को कमेंट करने के अलावा कुछ अबे नहीं करता है। ठीक है, लिखिए भारत की परिवहन व्यवस्था। भारत की परिवहन व्यवस्था के बाद जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा वह होगा भारत के उद्योग। भारत के उद्योग, भारत में जो है लौह इस्पात उद्योग है, एल्युमिनियम उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, फिर जो है आपको दियासलाई उद्योग है, कागज उद्योग है, सीमेंट उद्योग है। तो ये जो तमाम प्रकार के उद्योग है, उन उद्योगों के विषय में हम लोग देखेंगे। मुख्य तौर पर जो लौह इस्पात उद्योग है और जो एल्युमिनियम उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग और एल्युमिनियम उद्योग से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य उद्योगों से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, अन्य उद्योगों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा वह होगा भारत के उद्योग। भारत के उद्योग के बाद जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा भारत के खनिज संसाधन। भारत के खनिज संसाधन, भारत के खनिज संसाधन।
भारत के खनिज संसाधन के बाद जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा, भारत के खनिज संसाधन के बाद जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा, वो अगला टॉपिक होगा भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या, यहां पर कुछ टर्म को हमें समझना होगा। लिंगानुपात क्या है, शिशु लिंगानुपात क्या है, साक्षरता दर क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, इन सभी चीजों को हमें समझना है। यहां पर भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या के बाद जो अगला टॉपिक हम लोगों का होगा वह होगा आपको भारत की जनजाति। भारत की जनजाति, भारत की जनजाति, भारत की जनजाति, भारत की जनजाति। चलिए, भारत की जनजाति, भारत की जनजाति के बाद जो अगला टॉपिक होगा भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। ऐसे ये एस्थेटिक का पोर्शन है, लेकिन हम इसको ज्योग्राफी में ही पढ़ाते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, 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 भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। ठीक है, हो गया। ठीक है, यही सब टॉपिक भारत के भूगोल में मुख्य तौर पर हमें पढ़ना होता है। यही 14-15 टॉपिक बोले थे, 15 टॉपिक आपको लिखाया है। यही 15 टॉपिक जो है हम लोगों को पढ़ना है। अब इसमें पहला टॉपिक हम लोग जानना प्रारंभ कर दिए थे, और पहला टॉपिक के विषय में कल के सेशन में हम आपको बताए थे। अब कल के सेशन में जितनी बात हम आपको बताए थे उसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब आप पेज पलटिए और लिखिए भारत एक परिचय। भारत एक परिचय। भारत एक परिचय। भारत एक परिचय। अब यहां पर समझिएगा थोड़ा सा चीज और हम लोग समझते हैं। कल के सेशन में जो है हम लोग जितना भी चर्चा किए हैं थोड़ा सा और समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जो अपना देश भारत है, भारत की अगर आप बात करेंगे, भारत का जो क्षेत्रफल है वह है आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के आधार पर जो अपना देश भारत है उसका स्थान 7वां है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में क्षेत्रफल के स्थान पर जो अपने देश भारत का स्थान है वह आपको 7वां है। और संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल के मात्र 2.42% भूभाग पर, मात्र 2.42% भूभाग पर भारत विस्तृत है। मात्र 2.42% भूभाग पर आप विश्व का मानचित्र जब आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा विश्व है, समझिए पूरा का पूरा विश्व है। उसमें यहां पर जो है अपना देश आपको भारत है, अपना देश भारत है। भारत संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.42% भूभाग पर है, समझ गए, 2.42% भूभाग पर है। वहीं जो भारत की जनसंख्या है, लास्ट टाइम जनगणना 2011 में आया है। 2011 की जनगणना, 2021 की जनगणना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। 2021 में ही प्रकाशित हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड के कारण जो है नहीं हो पाया है। तो अब हो सकता है 2022 में, 2023 में आ गए हम लोग। अरे बाप, हम तो सीधे एक साल पीछे चलेगा। चलिए, तो 2021 में ही प्रकाशित हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया है। लेकिन 2023 में प्रकाशित हो जानी चाहिए, जहां तक
अनुमान लगाया जा रहा है 2023 में प्रकाशित हो जानी चाहिए। खैर जब तक प्रकाशित नहीं होता है तब तक जो है हम लोगों को 2011 के अनुकूल ही मान करके चलना है। और 2011 की जनगणना, देखिए जनगणना का मतलब क्या होता है? देखिए जनगणना दो शब्द, जन प्लस गणना। जन का मतलब लोग, गणना का मतलब गिनती, मतलब लोगों की जो गिनती होती है, भारत में कितने लोग हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, इस सब की जो गिनती होती है इसी को जनगणना कहा जाता है। जनगणना सामान्य तौर पर प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होता है, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होता है। लास्ट टाइम 2011 में हुआ है, 2011 के बाद 2021 में होना चाहिए था, लेकिन अभी तक प्रकाशित हो नहीं पाया है, इसका कारण कोविड है। अब 2011 की जनगणना को जब आप ध्यान में रखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुकूल भारत की कुल आबादी 121 करोड़ है। भारत की कुल आबादी 121 करोड़ है। और भारत की अगर हम बात करें तो जनगणना के आधार पर 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनगणना पूरे विश्व में दूसरा है। समझ गए? पूरे विश्व में भारत दूसरा स्थान रखता है। अगर हम पहला स्थान की बात करें तो पहला स्थान पर है आपको चीन है, पहला स्थान पे चीन है। लेकिन यूएनओ का आंकड़ा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है कि 2027 ईस्वी तक जो है भारत चीन को क्रॉस कर जाएगा, भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन वर्तमान समय जातीय जनगणना होता है खास जाति को लेकर सब प्रकार की सूचना देना, मतलब फलना जाति में कितने लोग हैं, फलना जाति में कितने लोग हैं, समझ गए? चलिए, हाँ, तो 121 करोड़ और पूरे विश्व 2011 के आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व के कुल आबादी का 17.5% आबादी भारत में निवास करती है। मतलब अगर पूरे विश्व का आबादी 100 है, पूरे विश्व का आबादी 100 है तो उसमें 17.5 यानी लगभग 18 लोग भारत में ही रहते हैं। समझिए, लगभग 18 लोग जो है आपको भारत में ही रहते हैं। और वर्तमान का तो आंकड़ा यह कह रहा है कि हमारे देश की आबादी 140 करोड़ के आसपास हो गई है। समझ गए? हमारे देश की आबादी मतलब भारत की आबादी जो है आपको 140 करोड़ के आसपास जो है आपको हो गई है। इसके बाद आप देख सकते हैं भारत उत्तर से दक्षिण में, पूरब से पश्चिम में फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण में लद्दाख से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण में जो भारत की लंबाई है वह है आपको 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम में या पश्चिम से पूरब में जो इसकी लंबाई है वह है आपको 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है, वही पश्चिम से पूरब में इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरब से पश्चिम में भारत अधिक लंबी है या उत्तर से दक्षिण में भारत अधिक लंबी है? उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई अधिक है पूरब से पश्चिम की तुलना में। पूरब से पश्चिम में भारत की लंबाई 2933 और उत्तर से दक्षिण में 3214। तो कौन बड़ा है? 3214 बड़ा है। तो पूरब से पश्चिम की तुलना में उत्तर से दक्षिण में भारत अधिक लंबी है, उत्तर से दक्षिण में भारत अधिक लंबी है। हम ये बात कह सकते हैं, हाँ या ना? कह सकते हैं। समझ गए? तो अब आप देखेंगे कि जब आप भारत को मानचित्र पर देखेंगे तो भारत के उत्तर में आप देख लीजिए, उत्तर में आपको चीन मिलेगा, नेपाल मिलेगा। फिर जब आप भारत के दक्षिण में आएंगे तो आपको जलीय भाग मिलेगा। समझ गए? यहां पर विश्व मानचित्र पर भारत को देखेंगे तो ज्यादा आपको स्पष्ट होगा। देखिए उत्तर में देखिएगा आपको चीन है, पूरब में देखिएगा म्यांमार है, पश्चिम में देखिएगा, एक तो पूरा पश्चिम नहीं, पश्चिम में देखिएगा तो पाकिस्तान है। और जब भारत को आप दक्षिण में देखिएगा तो इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर है। क्या है? इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर है। तो मतलब क्या हम ये बात कह सकते हैं कि भारत जो है उत्तर में स्थलीय भाग से घिरा हुआ है और भारत दक्षिण में जलीय भाग से घिरा हुआ है? क्या हम ये बात कह सकते हैं, हाँ या ना?
एकदम से कह सकते हैं। इसके बाद अब भारत के मानचित्र पर आते हैं। कल के सेशन को अगर आप याद करेंगे तो कल के सेशन में हम आपको जो है डायरेक्शन के विषय में बताए थे। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम, इन बातों से हम आपको अवगत करवाए थे। तो एक बात आप लोग हमको बताइएगा, कल का सेशन अगर आपको याद हो, हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम किधर जा रहे हैं? दक्षिण पूरब। किधर जा रहे हैं? दक्षिण पूरब। और हम इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? दक्षिण पश्चिम जा रहे हैं। तो जो आपको दक्षिण पूरब है, भारत के दक्षिण पूरब में ये जो जलीय भाग है, इस जलीय भाग को बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ये जो दक्षिण पूर्वी भाग है, यहां पर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी जो है एक जलीय भाग है। और देखिए, कल के सेशन में हम आपको बताए थे हिंद महासागर के विषय में। विश्व को टोटल 5 महासागर में बांटा गया, हां या ना? टोटल 5 महासागर में पूरे विश्व को बांटा गया है। विश्व को जो टोटल 5 महासागर में बांटा गया, उसमें एक हिंद महासागर है। हिंद महासागर के ही 2 संतान है। हिंद महासागर के ही 2 संतान है, एक बंगाल की खाड़ी है और एक आपको अरब सागर है। भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में यहां पर बंगाल की खाड़ी है, और भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में यहां पर अरेबियन सी है यानी अरब सागर है। और भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो है आपको अरब सागर में लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। तो आपसे पूछा जाता है भारत के किस भाग में और कहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में, और दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर में जो है लक्षद्वीप स्थित है। यह सब बात क्लियर हुआ? तो अब भारत के दक्षिणी भाग में, भारत के कहां? दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है, दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं इधर भी एक डायरेक्शन इधर हो गया, एक डायरेक्शन इधर हो गया, एक डायरेक्शन इधर हो गया? भारत 3 तरफ जल से घिरा हुआ आपको नजर आ रहा है? हाँ या ना? और यहां पर आप एक चीज को समझिएगा, वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता? प्रायद्वीप। क्या कहा जाता? प्रायद्वीप। वैसा स्थल खंड जो 3 तरफ जल और एक तरफ स्थल से घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो क्या इस संदर्भ में हम भारत को प्रायद्वीप कह सकते हैं या नहीं कह सकते? भारत को प्रायद्वीप कह सकते हैं। भारत एक प्रायद्वीप है, इसमें कोई शक? भारत एक प्रायद्वीप क्यों है? भारत एक प्रायद्वीप इसलिए है क्योंकि भारत 3 तरफ जल और एक तरफ स्थल से घिरा हो। भारत 3 तरफ जल और एक तरफ स्थल से, इसलिए भारत क्या है? एक क्या है? प्रायद्वीप है। और खास तौर पर भारत का जो दक्षिणी भाग है वह प्रायद्वीप है। भारत के दक्षिणी भाग को ही हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। इसके बाद अगर आप विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप को देखेंगे तो जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वह है आपको अरब प्रायद्वीप। वह कौन है? आपको अरब प्रायद्वीप। यहां पर आपको अरब प्रायद्वीप है, समझिए, ये आपको अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत जब आप आएंगे तो अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, समझिए सीरिया है, ये सभी के सभी क्षेत्र अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो अरब प्रायद्वीपीय इलाका है, इधर फारस की खाड़ी है, इधर लाल सागर है, और इधर जो है आपको अरब सागर है। इधर क्या है? अरब सागर। तो ये भी भूभाग 3 तरफ जल से घिरा हुआ है और उत्तरी भाग में स्थल से घिरा हुआ है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप की हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। कौन है? अरब प्रायद्वीप। इसके बाद आपको एक होता है द्वीप, समझिए, एक होता है द्वीप। वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, उसी को द्वीप कहा जाता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप,
अंडमान निकोबार एक द्वीप है, क्योंकि जो अंडमान निकोबार है वो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है और वो चारों तरफ जो है बंगाल की खाड़ी वाले जलीय भाग से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी वाले जलीय भाग से घिरा हुआ है। फिर लक्षद्वीप भी एक प्रकार का द्वीप है, क्योंकि लक्षद्वीप जो है चारों तरफ से, लक्षद्वीप जो है चारों तरफ से अरब सागर के जलीय भाग से घिरा हुआ है। तो वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप, द्वीप कहते हैं। और भारत को मुख्य तौर पर द्वीप के संदर्भ में दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप और दूसरा अरब सागर में स्थित द्वीप। वहीं विश्व के सबसे बड़े द्वीप की अगर हम बात करें तो जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपको ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड है। अगर आप विश्व मानचित्र पर देखेंगे तो विश्व मानचित्र पर जो है यहां पर आपको ग्रीनलैंड नजर आ जाएगा, समझ गए? यहां पर आपको ग्रीनलैंड नजर आ जाएगा, ये आपको ग्रीनलैंड है। देखिए कितना बड़ा भूभाग है, समझ गए? ये जो है आपको ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड, ग्रीन प्लस लैंड, ग्रीन का मतलब हरा भरा, लैंड का मतलब भूमि, मतलब हरी भरी भूमि। यानी उच्चारण करने से क्या लगता है? हरी भरी भूमि है, हरी भरी भूमि है मतलब यहां पर मानव रहते होंगे, समझ गए? लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, यहां पर मानव नहीं रहता है। बर्फ से ढका हुआ यह जो है आपको द्वीप है, बहुत कम संख्या में जो है यहां पर आपको मानव रहते हैं। ग्रीनलैंड को एक देश का भी दर्जा दिया गया है और ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है ना, वैसे ग्रीनलैंड की राजधानी जो है नूक है। यहां पर मानव जो है बहुत कम मात्रा में आपको रहता है। और जब आप ग्रीनलैंड को देखेंगे तो यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और यह अटलांटिक महासागर में, यह महासागर आप याद कीजिए, कल हम आपको बताए थे, यह अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड है। और आप जो ये महादेश देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका का ये जो आप देश देख रहे हैं ये कनाडा देश है। कनाडा के नजदीक में ही ग्रीनलैंड है, कनाडा के नजदीक में ग्रीनलैंड है। तो भौगोलिक तौर पर ग्रीनलैंड कनाडा के नजदीक में है, यानी उत्तरी अमेरिका के पास है। भौगोलिक तौर पर उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत ग्रीनलैंड आता है। लेकिन ध्यान रहे, ग्रीनलैंड पर उत्तरी अमेरिका या कनाडा का अधिकार नहीं है, बल्कि ग्रीनलैंड के ऊपर जो है यूरोप का अधिकार है। राजनीतिक तौर पर ग्रीनलैंड यूरोप के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक तौर पर जो ग्रीनलैंड है ये आपको यूरोप महादेश है, यूरोप महादेश के अंतर्गत राजनीतिक तौर पर आते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रीनलैंड के ऊपर जो है यूरोप महादेश का अधिकार है, यूरोप महादेश का शासन है। और यूरोप महादेश में एक देश है, उसका नाम है आपको डेनमार्क, उसका नाम है आपको डेनमार्क। डेनमार्क आपको यहां पर है, समझ गए? डेनमार्क नामक देश यहां पर है और जो डेनमार्क है, डेनमार्क का ही अधिकार जो है आपको ग्रीनलैंड के ऊपर है। किसके ऊपर है? ग्रीनलैंड के ऊपर, समझ गए? तो आप ये सब चीज याद रखिएगा। अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए, लिखिए। चलिए लिखिएगा। कल जो बताए थे उसको भी लिखाना है, आज जो बताए हैं उसको भी लिखाना है, ठीक है? लिखिएगा। भारत, भारत, भारत को कई नाम, भारत को कई नाम, भारत को कई नाम जैसे, भारत को कई नाम जैसे, भारत को कई नाम जैसे भारत, कोमा इंडिया, कोमा आर्यावर्त, आर्यावर्त, कोमा जम्बूद्वीप, 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 कोमा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान,
के नाम से पुकारा जाता है? यूनानियों ने, उसी में कंटिन्यू, यूनानियों ने भारत को इंडिया, यूनानियों ने भारत को इंडिया, यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा ईरानियों ने, ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहकर पुकारा। हिंदुस्तान कहकर पुकारा, हिंदुस्तान कहकर पुकारा, फुल स्टॉप। भारत, नहीं, अगला पॉइंट लिखिएगा। भारत एशिया महादेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। 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 नीचे से विश्व के, अगला पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा महादेश, विश्व का सबसे बड़ा महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, एशिया महादेश, और सबसे छोटा महादेश, और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश है। अगला पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, 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 तथा सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, तथा सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। भारत, अगला पॉइंट, भारत, अगला पॉइंट, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में, 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 उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, स्थित है, स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। आगे
आगे हेडिंग मारिएगा अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, हेडिंग मार लीजिएगा अक्षांशीय विस्तार डैश देकर। भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में फैली हुई है, के बीच में स्थित है, लिखिए के बीच में स्थित है, के बीच में स्थित है, के बीच में स्थित है देखिए, जो लोग बैच शुरू होते ही पूछना शुरू कर दे कि कब खत्म होगा, ये परिचय है उनका कि वो पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, मतलब उनको चीजों को समझने से कोई मतलब नहीं है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं, उनको समाप्ति से मतलब है। ठीक है, उनको 2 दिन में समाप्त कर दीजिए, समझ गए। तो चलिए लिखिए, स्थित है, लेकिन ध्यान रहे कि, लेकिन ध्यान रहे कि, हाँ उसी में, लेकिन ध्यान रहे कि, लेकिन ध्यान रहे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, लेकिन ध्यान रहे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, लेकिन ध्यान रहे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, लेकिन ध्यान रहे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है, तक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर सुनिएगा समझिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा समझिएगा यहां पर, फिर आगे बढ़ जाइएगा आप लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपको ये भारत है, भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और ये भारत के राज्य हैं। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जो लक्षद्वीप है, इसे भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी यह भारत का अंग है, यह भारत के अंतर्गत माना जाता है, भारत के अंतर्गत माना जाता है। तो भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि का विस्तार। लेकिन जो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 500 से अधिक द्वीप है, 572 द्वीप है, 572 द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही सबसे दक्षिणी द्वीप नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप, पूरे भारत का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है वह आपको ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार यहां पर है, और आप यहां पर देख सकते हैं, जब आप लाइन खींचेंगे तो यहां पर ये आपको ग्रेट निकोबार हो गया। तो ग्रेट निकोबार को अब अगर आप मानचित्र पर देखेंगे तो ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है, इसका विस्तार
6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर मिलता है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर मिलता है। तो अगर हम भारत की मुख्य भूमि के संदर्भ में बात करेंगे तो भारत की मुख्य भूमि के संदर्भ में भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन पूरे भारत की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, पूरे भारत की अगर हम बात करेंगे, पूरे भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाता है। तो पूरे भारत की अगर हम बात करेंगे तब भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है आपको हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या ये बात आपको पच रहा है? पच रहा है? हाँ, पचना भी चाहिए, इसमें है क्या, कुछ नहीं है। ठीक है, अब नीचे से लिखिएगा देशांतरीय विस्तार। और रुकिए एक मिनट, अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब इन अक्षांश रेखाओं में एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा याद है? तो हेडिंग मारिए कर्क रेखा। अब आगे हेडिंग मारिएगा कर्क रेखा। कल बताए थे ना किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कौन कर्क रेखा के उत्तर में है, कौन कर्क रेखा के दक्षिण में है। ठीक है, लिखिएगा कर्क रेखा, डैश देकर लिखिएगा। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। यह काल्पनिक रेखा, यह काल्पनिक रेखा, यह काल्पनिक रेखा, यह काल्पनिक रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। यह काल्पनिक रेखा, यह काल्पनिक रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। यह काल्पनिक रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को और भारत को और भारत को लगभग और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करती है। फुल स्टॉप करती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा मतलब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका पश्चिम से पूरब में क्रम, जिसका पश्चिम से पूरब में क्रम निम्न है, जिसका पश्चिम से पूरब में क्रम निम्न है, जिसका पश्चिम से पूरब में क्रम निम्न है, जिसका पश्चिम से पूरब में क्रम निम्न है। ऐसे गुजरात, राजस्थान, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बोर्ड पे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, 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 पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, 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 मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, ऐसे ही लिखना है आपको कॉपी में। और नीचे में लिख लेना है ट्रिक, TRIC के ट्रिक, गौरमो गरम, छाछ, पी, तृप्ति, तृप्ति लड़की का भी नाम होता है।
आप ही मत सोच लीजिएगा, बिना नौकरी का कुछ नहीं मिलने वाला है। तृप्ति क्या सोनियो नहीं मिलेगी। कोई नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या बोला? आप कहाँ जाइएगा? आप अपना सोचिए न, मेरा छोड़िए न। अपना सोचिए महाराज। चलिए, लिख लिए? लिखे? लिखे? चलिए, अब पैराग्राफ चेंज करके या अगला पॉइंट लिखिएगा, जल्दी लिखिए। लिख लिए? चलिए आगे, आगे लिखिएगा। कौन राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, दक्षिण, सॉरी उत्तर में है और दक्षिण में है, ठीक है? तो लिखिएगा, लिखिएगा लद्दाख, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पंजाब, हरियाणा, पंजाब हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब हरियाणा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर। मेघालय के बाद मणिपुर, नागालैंड, मेघालय के बाद नागालैंड, सॉरी नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर। इत्यादि राज्य, इत्यादि राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इत्यादि राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इत्यादि राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इत्यादि राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आगे लिखिएगा, आगे अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, गोवा, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु, इत्यादि राज्य, इत्यादि राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। इत्यादि राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। इत्यादि राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। आगे हेडिंग मारिए, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, डैश देकर लिखिएगा। देशांतरीय विस्तार,
डैश देकर लिखिएगा। भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। इन देशांतर रेखाओं के बीच, उसी में कंटिन्यू, इन देशांतर रेखाओं के बीच ही, इन देशांतर रेखाओं के बीच ही, इन देशांतर रेखाओं के बीच ही, इन देशांतर रेखाओं के बीच ही जो, इन देशांतर रेखाओं के बीच ही जो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, उसे भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, उसे भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, उसे भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होता है, क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होता है, क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होता है, क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होता है, वही समय पूरे भारतवर्ष में, वही समय पूरे भारतवर्ष में होता है। अब आगे लिखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, नहीं अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो निम्न है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र 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 प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फुल स्टॉप, आंध्र प्रदेश। ट्रिक, TRIC, ट्रिक, मौका, MOUCA, M से मध्य प्रदेश, O से ओडिशा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। ट्रिक, मौका, अब नोट दे करके 2 पॉइंट लिखा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। नोट दे करके पहला पॉइंट, नोट दे करके पहला पॉइंट, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा,
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 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 रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेद करती है। अब नोट में दूसरा पॉइंट, नोट में दूसरा पॉइंट, भारत के दो राज्य, भारत के दो राज्य, भारत के दो राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, भारत के दो राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भारत के दो राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे हैं, ऐसे हैं जिससे होकर, जिससे होकर, जिससे होकर, जिससे होकर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और भारतीय मानक समय रेखा मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ऐसे राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है, दोनों गुजरती है। देखिए यहां पर थोड़ा सा बिहार के विषय में बताते हैं, थोड़ा सा बिहार के विषय में बताते हैं। देखिए यहां पर समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा समझाते हैं फिर लिखाएंगे। देखिए आइएगा बोर्ड पे, समझने के मूड में आ जाइए, आ गए समझने के मूड में। देखिए यहां पर एक बात आप ये समझिए, विश्व के सभी देश, कोई भी देश उठा करके ले लीजिए, चाइना, रसिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, यूक्रेन, विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को कई नाम, ग्रीनविच रेखा, प्रधान माध्याह्न रेखा, जीएमटी, प्रधान याम्योत्तर रेखा, इन सभी से जाना जाता है, इन सभी नामों से जाना जाता है। यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण करता है, विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण करता है। और आप सभी लोग को कल के क्लास में हम बताए हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिना जाते हैं, इस साइड आते हैं तो ये पूर्वी देशांतर होता है, पूर्वी देशांतर होता है, पूर्वी भाग होता है, और बायां आते हैं तो ये आपको पश्चिमी देशांतर होता है या पश्चिमी भाग होता है, पश्चिमी भाग होता है। जो पृथ्वी है अपना पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है। पृथ्वी सूर्य की भी परिक्रमा करता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है इसलिए पृथ्वी पर मौसम परिवर्तित होता है, मतलब कभी ठंडा तो कभी गर्मी, कभी बरसात, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, इसी वजह से दिन और रात होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे नहीं घूमता तो दिन और रात आपको देखने को नहीं मिलता। तो पृथ्वी एक ग्रह है जो अपने अक्ष की भी परिक्रमा करता है
और सूर्य की भी परिक्रमा करता है, और सूर्य की परिक्रमा और अपने अक्ष की भी परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, जो अपने अक्ष की परिक्रमा करती है, वह पश्चिम से पूरब करती है, पश्चिम से पूरब करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्योदय पूरब में होता है। सूर्योदय यानी सूर्य का उदय, मतलब जो सूर्य निकलता है, समझिए सूर्य निकलता है पूरब में निकलता है। और इधर सबसे पूरब में आप देख सकते हैं एक देश जापान है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो सूर्य पूरब में निकलता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब आप पूरब में बढ़ते हैं ना आगे, तो समय बढ़ता है। और जब आप 0 डिग्री से पश्चिम जाते हैं तो समय घटता है। ठीक है। तो जब आप पूरब जाते हैं तो समय बढ़ता है, समय क्या होता है? बढ़ता है। समय बढ़ता है। और जब पश्चिम जाते हैं तो समय घटता है। समय क्या होता है? घटता है। अब देखिए एक बात बताइए, यहां पे भूगोल को आप गोली मारिए, ठीक है, भूगोल को गोली मारिए। यहां पर मैथ के संदर्भ में थोड़ा सा बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा, हमको मैथ उताता है नहीं, समझ गए। अगर वृत्त को हम लोग गोलाकार मान लेते हैं, वृत्त गोलाकार होता ही है, मानेंगे क्या? समझिए, जो वृत्त है कितना डिग्री एंगल बनाता है? 360 डिग्री। और पृथ्वी को यहां के संदर्भ में हम लोग गोलाकार मानकर चलते हैं। पृथ्वी गोलाकार है नहीं, जियोड के आकार का है, लधवक्ष गोलाभ है, समझ गए। पृथ्वी को यहां पर अगर हम लोग वृत्ताकार मान लेते हैं, ठीक है, वृत्ताकार मान लेते हैं, तो पृथ्वी कितना डिग्री का एंगल बनाएगी? 360। और पृथ्वी 24 घंटा में एक बार अपने अक्ष पर पूरा घूम जाती है। 24 घंटा में अपने अक्ष पर पूरा घूम जाती है एक बार। गौर कीजिएगा, यहां पर पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट, 24 घंटा मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है? 4 मिनट में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो मान लीजिए आप, मानने में तो कुछ नहीं जाता, आज तक तो मान करके ही चले हैं, समझ गए। तो पृथ्वी को गोलाकार मान लीजिए, यानी पृथ्वी 360 डिग्री एंगल बनाती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक बार घूम जाती है। 24 घंटा में एक बार घूम जाती है। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब मान लिया जाए कि पृथ्वी 24 घंटा में, 24 आवर में, यानी 24 घंटा में एक बार घूम जाती है, मतलब 360 डिग्री का एंगल बना लेती है। 360 डिग्री का एंगल बना लेती है। 24 घंटा बराबर 360 डिग्री, 24 घंटा बराबर 360। अब यहां पर 1 घंटा बराबर कितना डिग्री होगा? 1 घंटा बराबर कितना डिग्री? 1 घंटा बराबर कितना डिग्री होगा? इसके लिए 360 को जो है 24 से भाग देंगे, हाँ या ना? 24 से भाग देंगे तो 24 एकम 24, फिर 120 बचेगा, और 24 पंचे 120, तो 15 हो जाएगा। यानी पृथ्वी 1 घंटा में अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूम, कितना? 15। तो अब 1 घंटा बराबर 15 डिग्री है। 1 घंटा बराबर 15 डिग्री है। तब एक बात बताइए कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा लिख सकते हैं, हाँ या ना? अच्छा, इसी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 15 डिग्री बराबर 60 मिनट है?
1 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा लिखे या 15 डिग्री बराबर 60 मिनट लिखे, दोनों बात बराबर है कि अलग अलग? बात बराबर ही ना है जी, बात तो बराबर है। कान ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, पकड़ना तो काने है, समझ गए? तो अब अगर यहां पर हमको यह निकालना हो कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, तो 60/15 कीजिएगा, 60/15 कीजिएगा तो 15 चौका 60, तो 4 मिनट ना हो जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। तो पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री अपने अक्ष पर घूम जाती है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ये बात क्लियर हुआ है? हाँ या ना? 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। तो अब देखिएगा आप यहां पे कि अगर, समझ गए, अगर, अब आप यहां पर समझिएगा कि अगर हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में जाते हैं तो प्रति देशांतर 4 मिनट समय बढ़ता है, प्रति देशांतर 4 मिनट समय बढ़ता है। और अगर हम पश्चिम में आते हैं तो प्रति देशांतर 4 मिनट समय घटता है, प्रति देशांतर 4 मिनट समय घटता है, 4 मिनट समय घटता है। तब 0 डिग्री के पूरब जाइएगा, इधर आप डिनोट कर दिया, समय बढ़ता है और समय क्या होता है? घटता है। और समय जो बढ़ता है प्रति देशांतर, 1 डिग्री देशांतर को पार करते हैं तो 4 मिनट का समय बढ़ता है, और यहां पर 1 डिग्री देशांतर को पार करते हैं तो 4 मिनट का समय घटता है, 4 मिनट का समय घटता है, 4 मिनट का समय घटता है। ठीक है, तो पूरब जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम आने पर समय घटता है, पश्चिम आने पर समय घटता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि अगर 0 डिग्री पर दोपहर का 12 बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है, अगर 0 डिग्री पर दोपहर का 12 बज रहा है, तो उसी समय अगर आप 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर होंगे तो वहां पर 12:04 हो रहा होगा। अगर 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर होंगे 12:08, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर होंगे 12:12, 4 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर होंगे 12:16। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे समय क्या होते जाता है? आगे बढ़ते जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा समय क्या हो जाता है? आगे बढ़। उसी प्रकार से अगर आप 0 डिग्री से पश्चिम आइएगा तो जैसे जैसे आप पश्चिम आइएगा वैसे वैसे समय घटता जाएगा। अगर 0 डिग्री पर 12 बज रहा है तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर आएंगे 11:56, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर आएंगे 11:52, 3 डिग्री पर आएंगे तो 11:48, 4 डिग्री पर आएंगे 11:44, 11 तो पूरब जाने पर समय क्या होता है? अब पश्चिम जाने पर, पूरब जाने पर प्रति देशांतर कितना मिनट समय? अब पश्चिम जाने पर। चलिए अब एक बात बताइए कि अगर, समझ गए, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है और आपसे यह पूछा जाए कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय हो रहा है? देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट, 15 डिग्री में 15 चौका 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो मतलब अगर 0 डिग्री पर 12 बज रहा होगा तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 1 बज रहा होगा। क्या बज रहा होगा? 1 बज रहा होगा। ये बात समझ रहे हैं? अब अगर मान लिया जाए 0 डिग्री पर दोपहर का 12 बज रहा है, उसी समय आपसे पूछे कि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर क्या समय हो, 1 घंटा पीछे हो जाएगा, 11 बजेगा। हाँ या ना? ये बात समझ में आ रहा है? कौन सबसे कमजोर है? नहीं, सब तो बढ़िया है, सब तो सुंदर है। नहीं देखिए, किसी को कमजोर कहना गलत बात है, ठीक है, उसके माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। तो सब अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, सबको समझ में आ रहा है?
चलिए अब यहां पर समझिएगा कुछ चीज को। तो एक बात बताइएगा आप हमको, ठीक है, एक बात बताइएगा कि अगर हम 15 डिग्री पर हैं, पूरब में हैं, तो 1 बजेगा। अगर मान लिया जाए कि उस समय हम 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, हाँ 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 75 डिग्री पे, हाँ 75 डिग्री पे हैं, 5 बजेगा। इतना बात क्लियर है। और एक बात बताइए, जब 15 डिग्री आगे बढ़ने पर 1 घंटा समय में अंतर होता है, तो अगर 15 का आधा कितना, 7.5 डिग्री आगे बढ़िएगा तो समय में अंतर कितना घंटा, कितना है, आधा घंटा होगा ना, आधा घंटा होगा। तो एक बात आप यहां पर बताइएगा कि 75 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री कितना हो जाए, कितना हो जाएगा, 82.5 डिग्री होगा, हाँ या ना, 82.5 डिग्री होगा ना, 82.5 होगा। और भारत का मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूरब। तो अगर मान लिया जाए कि 0 डिग्री पर 12 बज रहा है, तो उस समय 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कितना समय हो, 75 डिग्री पर कितना, 5 ना बजेगा। और 7.5 डिग्री और आगे चले जाएंगे तो समय आधा घंटा बढ़ जाएगा न, हो मतलब 5.5 घंटा हो जाएगा। तो मतलब क्या हम ये बात कह सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में समय का अंतर 5.5 घंटा का है? ये बात समझ में आ रहा है? तो 0 डिग्री और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में समय का अंतर कितने घंटे का, 5.5। और एक बात बताइएगा, 5.5 घंटा समय आगे होगा कि पीछे होगा, आगे न होगा। यानी अगर 0 डिग्री पर दोपहर का 12 बज रहा है, तो उसी समय अपने देश भारत में 5:30 बजेगा ना, 5:30 बजेगा शाम की, सुबह 5:30 बजेगा शाम ना, हो 5:30 बजेगा शाम ना। क्या हम इसी बात को ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय मानक समय से 0 डिग्री पर समय 5.5 घंटा पीछे है? पीछे है, कह सकते हैं। तो एक बात आप हमको बताइए, अगर इतना बात आपको समझ में आ रहा है, इससे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मान लिया जाए कि अपने देश भारत में यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात का 9 बज रहा है। कितना बज रहा है? रात का 9 बज रहा है। तो आप हमको ये बात बताइए, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर कितना समय हो रहा है? 3:30 4, हाँ 3:30 बजेगा। कितना बजेगा? 3:30 क्या दोपहर ना? 3:30 दोपहर ना? तो अभी जीएमटी पर 3:30 दोपहर हो रहा होगा ना। और जो जीएमटी रेखा है यह लंदन, समझ गए, लंदन से होकर गुजरती है, लंदन से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन से होकर गुजरती है। मतलब लंदन में अभी दोपहर का 3:30 बज रहा होगा ना। लंदन में अभी क्या समय हो रहा होगा? दोपहर का 3:30 बज रहा होगा। भारत में रात का 9 बज रहा। बात कुछ समझ में आया? तो 3:30 आप लोग जवाब दे रहे हैं, मतलब इसका है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज बताइए आप हमको। देखिए यहां पर थ्योरेटिकली नहीं जाना है, समझ गए, थोड़ा सा जो है दिमाग लगा करके इस कैलकुलेशन के आधार पर आपको बताना है। ये जो कैलकुलेशन हमने आपको बताया है, इस आधार पर आपको बताना है, इस आधार पर बताना है। पूरब जाने पर समय बढ़ता है, पश्चिम जाने पर समय घटता है। पूरब जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट समय बढ़ता है, पश्चिम जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट समय घटता है। इस आधार पे आपको बताना है, ठीक है। इस आधार पे उसको भूल जाइए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर अगर रात का 9 बज रहा है तो पूरे भारतवर्ष में रात का 9 बजेगा। इस बात को आप भूल जाइए। थोड़ा सा आगे पीछे यानी पूरब पश्चिम जाने के आधार पर आप हमको बताइएगा कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये है आपको 82.5 डिग्री पूर्वी, ये है, समझ गए।
आप हमको ये बात बताइएगा कि अगर इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से हम लोग दाहिना जाएंगे मतलब इधर जाएंगे, पूरब जाएंगे, तो समय क्या होगा? क्या होगा? तो एक बात बताइएगा आप हमको, भारत का जो सॉरी बिहार, भारत नहीं, भारत को छोड़िए, बिहार का जो समय होगा वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से आगे होगा या पीछे? हाँ, आगे होगा ना। यह प्रश्न बिहार के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है कि जो बिहार का समय है वह भारतीय मानक समय से आगे होगा या पीछे? तो हम लोग क्या कहेंगे? आगे। क्या होगा? आगे। क्योंकि बिहार 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के पूरब में, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के पूरब में बिहार का देशांतरी विस्तार 84 डिग्री से 88 डिग्री के बीच में है। 84 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में है। तो स्वाभाविक सी बात है आगे होगा, हाँ या ना? तो नीचे से लिखिए, 1-2 पॉइंट लिखिएगा। सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया। अरे हे भगवान, सेंट्रल का मतलब मध्य, ईस्ट का मतलब पूरब और वेस्ट का मतलब पश्चिम। तो मतलब अगर हम विश्व के मानचित्र पर जाएं तो ये जो है, ठीक है, इसको अगर हम एशिया महादेश मानते हैं, समझ गए, एशिया महादेश मानते हैं, तो एशिया महादेश का जो पश्चिमी भाग है ये वाला हिस्सा है, समझिए ये वाला हिस्सा है, ये वेस्ट एशिया हो जाएगा, ये वाला हिस्सा मिडिल हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो है ईस्ट हो जाएगा, समझ गए, ईस्ट हो जाएगा। एशिया का ये वाला हिस्सा ईस्ट हो जाएगा, ये वाला सेंट्रल हो जाएगा, और ये वाला जो है आपको वेस्ट हो जाएगा, समझिए, वेस्ट हो जाएगा। मतलब एशिया महादेश का पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, मध्य भाग। तो मानचित्र पर जाकर देखिए ना, एशिया महादेश के पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, ठीक है। नीचे से लिखिएगा, भारत का मानक समय जीएमटी से भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। जीएमटी के कॉस्ट में लिख लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। जीएमटी के कॉस्ट में लिख लीजिएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। उसी में एक लाइन, सॉरी, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, विश्व के सभी देश 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 अपने समय का निर्धारण विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण, जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। अगला पॉइंट, बिहार का समय भारतीय मानक समय से आगे होगा। बिहार का समय, देखिए समझाने बुझाने के लिए परीक्षा में पूछा जा सकता है, इस वजह से लिखा है। अभी मत कहिएगा कि बिहार जो है 84 से 88 डिग्री के बीच में है, तो अगर 82.5 डिग्री पर फलना टाइम हो रहा है तो 8 मिनट बढ़ा करके आपको नहीं बोलना है, वही समय होगा। लेकिन परीक्षा के लिहाज से अगर पूछा जाए आगे होगा या पीछे, तो आगे होगा। बिहार का समय भारतीय मानक समय से बिहार का समय भारतीय मानक समय से बिहार का समय भारतीय मानक समय से आगे होता है या आगे होगा,
आगे होगा, आगे होगा लिखिए, आगे होगा, आगे होगा, फुल स्टॉप। चलिए, इसके बाद अगले क्लास में, इसके बाद आगे लिखिएगा। अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं, चिंता मत कीजिए। अब जो है थोड़ा सा क्लास के बीच में, क्लास को लेकर के स्पष्ट कर देते हैं, ठीक है, क्लास को लेकर स्पष्ट कर देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्लास की अगर हम बात करें तो आपको जो है क्लास में कुछ चीज आपको कॉपी में नोट डाउन करवाया जाएगा और कुछ चीज आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया जाएगा, ठीक है। कुछ चीज नोट डाउन करवाया जाएगा, कुछ चीज पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप घर से लिख करके लाइए, ठीक है, घर से लिख करके लाइए, ये बात आपको कहा जाएगा और आपको कॉपी में लिख करके लाना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है आपको क्लास जो होगा TTF, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, 3 दिन आपका क्लास होगा। 7:30 से 9 क्लास होगा, 3 दिन क्लास होगा, 7:30 से 9 क्लास होगा। कुछ लिखाएंगे कॉपी में, कुछ पीडीएफ देंगे। और इसके बाद जहां तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सवाल है तो ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे नहीं, आंसर के साथ हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज उपलब्ध करवा देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। आंसर के साथ चैप्टर वाइज उपलब्ध करवा देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको नहीं करवाएंगे, समझ गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैप्टर के खत्म होने के बाद उपलब्ध हो जाएगा, समझ गए। या फिर इस पर आप लोगों का कुछ राय होगा तो आगे हम लोग देखेंगे, फिलहाल मेरे मन में यही है, ठीक है। जीएमटी का तो बोल दिए हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, हाँ, ऑब्जेक्टिव के विषय में तो बोल ही दिए हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। और जहां तक आपको इसका सवाल है, मतलब साइंस का सवाल है, तो साइंस जो है सोमवार, बुधवार और शनिवार, सोमवार, बुधवार, शनिवार को बायोलॉजी चल रहा है। बायोलॉजी जब खत्म होगा तो फिजिक्स या केमिस्ट्री शुरू होगा, समझ गए। हाँ, फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई भी एक शुरू होगा। धन्यवाद सभी लोगों का। याद तो ये सब पिछले क्लास में करवा दिए थे, अब आज क्या याद करवाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।